हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि हमने अपनी 3 थियरी कवर कर ली थी एंटरप्रेन्योरशिप की। आज हम अपनी चौथी थियरी देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, जो कि चौथी थियरी हमारी है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बियरिंग थियरी। ये थियरी किसके ऊपर है कि अनसर्टेनिटी, ये जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं और ये अनसर्टेन रहते हैं, और रिस्क बियरिंग थियरी। तो दिस थियरी वॉज कॉइंड बाई प्रोफेसर फ्रैंक नाइट। ये थियरी प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने कॉइंड की थी, मतलब इन्होंने फाउंड की थी, इन्होंने बनाई थी। इन हिज बुक प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, he emphasized on different types of risk, how to deal with risks, these types of risk and insurance, these types of risk and increases profitability and sustainability of the business। देखो, प्रोफेसर नाइट्स का कहना क्या था कि वो इस थियरी को इस पर्पज से, वो इस थियरी को अपनी बुक्स में लिखे थे, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में क्या कहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं और इससे कैसे डील किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क से, और इससे क्या होगा बिजनेस में, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सूटेबिलिटी होगी बिजनेस में। इसके बारे में प्रोफेसर नाइट ने बताया था। ये मेन थ्योरी हमारी किस पे डिपेंडेंट है कि ये बताती है हमको प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ये 3 चीज़ों के बारे में हमारी ये थ्योरी हमको बताती है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट, रिस्क आर कंसिडर्ड टू बी द मेनली ऑफ 2 टाइप्स। प्रोफेसर नाइट के अनुसार, प्रोफेसर नाइट के कहने से क्या था कि जो रिस्क होती है हमारी, वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि पहला हमारा है सर्टेन रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क। सर्टेन रिस्क मतलब एक नापी तूली रिस्क, अनसर्टेन रिस्क नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मतलब सर्टेन रिस्क को कह सकते हैं जिसको कि हम मतलब एक बना के चलते हैं कि हाँ इतना रिस्क हम ले सकते हैं, इतना रिस्क हो सकता है। एक अनसर्टेन जिसको हम अंदाजा नहीं लगा पाते जिसका। तो अंडर इंश्योरेबल रिस्क द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज कंपेटेबली इजी and can be overcome from these risks by having an insurance policy or taking appropriate steps। देखो, सर्टेन रिस्क में क्या है कि जैसे इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें इसके ओवरकम करने के लिए। तो ये कुछ सर्टेन अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले लें इससे ओवरकम करने के लिए, तो ये हमारा इंश्योरेबल रिस्क जो होता है सर्टेन रिस्क ये मैनेज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए फायर, हमारी कंपनी में आग लग गई, तो हम फायर इंश्योरेंस अगर लिए हैं तो हमारा ये रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो ये मतलब सर्टेन रिस्क कैसे रिस्क होते हैं, मतलब जिसको हम मैनेज कर ले जाएं वो हमारे सर्टेन रिस्क हैं। इंश्योरेबल रिस्क, नपी तुली रिस्क, ठीक। अंडर इंश्योरेबल रिस्क मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज कॉम्पेटेबली इजी। इसमें रिस्क का मैनेजमेंट कैसा होता है, इजी होता है। एंड कैन बी ओवरकम फ्रॉम दीज रिस्क, और इससे उभरा भी जा सकता है, मतलब इस रिस्क से अगर कुछ लॉस हो गया तो उससे बाहर भी आया जा सकता है। जैसे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, अभी हमने बताया आग लग गई है तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, ठीक। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क व्हिच इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड अनसर्टेन और नॉन इंश्योरेबल। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी अनसर्टेन और नॉन इंश्योरेबल रिस्क, इसको भी कह सकते हैं हम, ठीक। तो ये कौन सी रिस्क होती है, दिस टाइप ऑफ रिस्क आर डिफिकल्ट टू बी प्रिज्यूम। ऐसे रिस्क जिसको प्रिज्यूम करना डिफिकल्ट हो, मतलब कि अनुमान लगाना कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो ना हो पाए, ऐसी रिस्क को कौन सी रिस्क कहेंगे, अनसर्टेन रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। बट दे कैन डिस्ट्रॉय द वेल्थ ऑफ द कंपनी, लेकिन क्या हो कि वो कंपनी की वेल्थ को खत्म कर दे, एंड इवन कैन मेक द बिजनेस शट डाउन। अब जैसे ये उस टाइप की रिस्क होती है जिसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं, मतलब पहले से अनुमान इसका नहीं लगा पाते हैं। और क्या होता है कि ऐसी रिस्क से क्या होता है, बहुत बड़ा मतलब कंपनी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, कंपनी की वेल्थ भी खराब हो सकती है, और क्या होगा मतलब कि बिजनेस बंद होने तक की पोजीशन आ सकती है। तो जैसे मान लीजिए अभी पेंडेमिक आया था 2019 में, कोविड, ये अनसर्टेन रिस्क थी, मतलब इसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये बहुत बड़ा मतलब जैसे बहुत डाउनफॉल लेके आई थी कई बिजनेसों में, ठीक। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट, दोज एंटरप्रेन्योर्स हु मेंटेन अ प्रॉपर रिजर्व and have a conservative dividend policy will survive and grow to new heights and other will perish and face difficulties। प्रोफेसर नाइट का कहना था कि ऐसे लोग जो कि एक प्रॉपर रिजर्व बना के रखें कंपनी के लिए, कैसा रिजर्व, जनरल रिजर्व, एंड हैव अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, और एक कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है उनके पास, वो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आने के बाद, ऐसे मतलब ये दोनों सर्टेन और सर्टेन रिस्क के बाद भी वो सर्वाइव कर सकते हैं।
और उसके बाद अदरवाइज न्यू हेड एंड अदर विल, और जो बाकी हैं जैसे जिनके पास ये रिजर्व नहीं बना के रखे हैं फ्यूचर के रिस्क के लिए, सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो इसके लिए अगर रिजर्व बना के नहीं रखे हैं तो वो क्या करते हैं, उनके वो पेरिश कर जाते हैं, मतलब उनकी कंपनी बंद होने की नौबत आ जाती है और उनको बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है कि अब हम कंपनी को कैसे चलाएं। तो ये प्रोफेसर नाइट की थियरी थी। मेनली प्रोफेसर नाइट की थियरी में इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने अपनी थियरी में सिर्फ 3 चीज़ों का जिक्र किया था। किसका? रिस्क का, प्रॉफिट का और अनसर्टेनिटी का। अब इसमें अब रिस्क है तो प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि आप जब रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अनसर्टेनिटी है, उसके बाद इनका जो मेन एम्फेसिस था अपनी थियरी में, उन्होंने यही बताया कि प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी, रिस्क। तो अब जब इन्होंने इसी 3 चीज का जिक्र किया था, तब इनका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? तो इनकी क्रिटिसिज्म में हम बता सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ जो है रिस्क, प्रॉफिट और अनसर्टेनिटी को बताया। इन्होंने कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहा, पर्सनल स्किल के बारे में कुछ नहीं कहा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये सब बाकी जो चीजें बची वो किस में आ जाएंगी? वो हमारी क्रिटिसिज्म में आ जाएंगी। और फिर इसके बाद इनकी थियरी में इन्होंने बताया कि 2 तरीके की रिस्क होती हैं, एक सर्टेन होती है, एक अनसर्टेन होती है। सर्टेन रिस्क कौन सी होती है? प्रिडिक्टेबल रिस्क होती है, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसके लिए, उसके बचाव के लिए कुछ करके रखें। अनसर्टेन रिस्क कौन सी होती है? ऐसी रिस्क जो हमको पता नहीं होता, ये भी हो सकता है या ये भी आ सकता है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ऐसी रिस्क जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकते, वो नॉन इंश्योरेबल अनसर्टेन रिस्क हो गई। अब जैसे इंश्योरेबल रिस्क में क्या हुआ कि कंपनी में आग लग गई, हमने फायर इंश्योरेंस बीम करवा के रखा है तो हमसे उसको रिकवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अभी कोई पैंडेमिक आ गई, बड़ी पैंडेमिक आ गई, जिसका मतलब हमें कोई अंदाजा नहीं था, जिससे अगर हमारे पास रिजर्व नहीं रहेगा तो हमारी कंपनी बंद होने के कगार पर आ सकती है। तो इनका कहना यही था, और इनका कहना था कि अगर हमारे पास पर्याप्त रिजर्व हम बना के रखते हैं तो जब हम ऐसी सिचुएशन से उभरेंगे तो हमारी कंपनी बहुत तेज ग्रोथ कर सकती है और नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। ये इनकी थियरी थी। और इनका क्रिटिसिज्म क्या था? हमने देखा कि इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी और रिस्क को लेके बात किया था, तो बाकी जितने पॉइंट्स बचते हैं वो क्या हो जाएंगे? इनके सारे क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे। ये थी हमारी चौथी थियरी, थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बियरिंग थियरी। ठीक, हमने अपनी चौथी थियरी कवर की। अब इधर थियरी बहुत लंदी नहीं है। अब ये जो हमने जो 3 थियरी पढ़ी शुरू में, ये काफी लंदी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगली थियरी, जो कि है थियरी ऑफ ग्रुप लेवल पैटर्न। कौन सी थियरी है? थियरी ऑफ ग्रुप लेवल पैटर्न। इसको किसने दिया था? इसको फ्रैंक यांग ने दिया था। दिस थियरी वॉज कॉइन्ड बाई फ्रैंक यांग, वेयर अकॉर्डिंग टू हिम डिफरेंट पर्सन आर ग्रुप टूगेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दियर स्किल्स, एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, so that it could be beneficial for both the company as well as the individual। तो ये जो यंग जी थे, इन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया कि ये जो फ्रैंक यांग थे, इन्होंने अपनी थियरी में बताया कि डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग तरीके के लोगों को उठा के एक साथ रखा जाए, जैसे कि उनकी स्किल के लेवल से अनुसार, स्किल की, एबिलिटी की और मेंटल एप्टीट्यूड के साथ। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत बेनिफिशियली कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अब जैसे आप क्या किए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पीपल उठा लिए आप, जैसे आपका फाइनेंस है, फाइनेंस के लिए अलग, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बना दिए, उसके लोगों को उसमें बैठा दिए। मार्केटिंग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना के जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनको मार्केटिंग में शिफ्ट कर दिए। तो जब ऐसे आप अलग अलग पीपल्स उठा के अलग अलग उसको उनके स्किल्स के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, मेंटल एप्टीट्यूड के हिसाब से, अगर उनको अलग अलग तरीके से जब पॉइंट आउट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, कंपनी की बेनिफिशियल ग्रोथ होगी। और इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल का भी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। जैसे आप मान लीजिए अभी गाड़ी चलाने में बहुत सक्षम है, आपको गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको अभी जहाज उड़ाने दे दिया जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वैसे है, जो बंदा जहाज उड़ाता है उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, आप उसको गाड़ी चलाने को दे देंगे तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो ऐसे जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी में रखा जाए, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से और उसकी मेंटल एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है वो बहुत, मतलब एक स्पीड पेस से ग्रो करेगी। फ्रैंक यांग इंट्रोड्यूस TAT, थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फ्रैंक यांग ने क्या किया था, एक थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, वेयर सर्टेन ग्रुप्स वर मेड, जिसमें कि सर्टेन ग्रुप्स में बने थे, मतलब 2-3 ग्रुप बने थे,
and all the participants were given pictures on which they had to explain its significance and relevance. इन जो फ्रैंक यांग ने TAT मतलब थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट करवाया था, उसमें क्या किया था कि कुछ पिक्चर्स दो हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स में पीपल्स को बैठाए और उसमें क्या किया, कुछ पिक्चर्स उनको दिखाई गई और उनको करना क्या था कि उन पिक्चर्स के बेसिस पे उसमें क्या कन्वर्सेशन होगी वो इनको बताना था। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं 3-4 लोग, आपके सामने एक पिक्चर प्ले कर दी गई, उसमें लेकिन वॉइस नहीं है, तो आपको उस पिक्चर को देख के बताना चाहिए था कि सबसे रेलिवेंट कन्वर्सेशन इस पिक्चर से क्या हो सकती है। ये कौन सा टेस्ट था? TAT टेस्ट, जो कि किसने करवाया था? फ्रैंक यांग ने बनाया था इसको, थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक, The response was properly recorded and after analyzing person having some mental aptitude and thinking were kept in similar pool group। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि जब सबका जो है टेस्ट करवाया गया अलग अलग पीपल्स का इससे, तो जैसे जिसका मेंटल एप्टीट्यूड, जिनके विचार एक दूसरे से ज्यादा मिलते थे, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। मतलब सबने उसका अपना पिक्चर को देख के अपना ओपिनियन दिया कि इसमें ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा होगा, तो जो मिलते जुलते लोग थे उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने बताया कि उन्होंने क्या कहा था, ग्रुप बनाने के लिए इस तरीके से वो अपना ग्रुप बनाते थे अपने, उनकी थ्योरी में कहने का मतलब ये है वो इस तरीके से अपना ग्रुप बनाएंगे। इस तरीके से लोगों की स्किल, एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड को चेक किया उन्होंने। This method aimed in improving efficiency, mental capability and accurate work in proper time limit for the company। इन्होंने क्या किया कि मतलब उनका एम क्या था कि लोगों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करना और एक्यूरेट वर्क इन प्रॉपर टाइम, सही काम एक निर्धारित समय के अंदर करवाना। ये उनका क्या था? एम था कंपनी के लिए, और जिससे कि उनको अपनी जॉब में बेनिफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंस, सैलरी, अप्रेजल एंड बोनस इंसेंटिव, जिससे कि क्या होता था, उनके प्रेफरेंस के अनुसार उनको सैलरी, अप्रेजल और बोनस इंसेंटिव ये सब मिलता था। ये किसकी थियरी थी? ये फ्रैंक यांग की थियरी थी। फिर से देखते हैं क्या कहा था इन्होंने कि थियरी ऑफ ग्रुप लेवल पैटर्न। इन्होंने, अब देखिए इसके नाम से ही निकल गया था ग्रुप लेवल पैटर्न। मतलब क्या हुआ, इन्होंने कई लेवल्स में ग्रुप बना दिए होंगे कि उसके बाद कोई टेस्ट करवाते होंगे, उस टेस्ट के बेसिस पे हर ग्रुप में अलग अलग लेवल के पीपल को टॉप में जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट पिक्चर्स TAT करवाते थे, ये उसमें क्या था कि पिक्चर्स को देख के कन्वर्सेशन बताना था। तो जो सबसे एक्यूरेट कन्वर्सेशन बताता था वो टॉप लेवल ग्रुप में जाता था, फिर उससे कम वाले उसके नीचे वाले में, उससे कम वाले उसके नीचे में, इस तरीके से ग्रुप बनाते थे। और इनका कहना था कि लोगों का जो ग्रुप बनेगा वो उनकी स्किल, एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के हिसाब से बनेगा, जिससे कि वो कंपनी के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। और फ्रैंक यांग ने ये टेस्ट का नाम क्या रखा था? थेनेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। इसमें हमने बताया क्या करते थे, वो पिक्चर दिखाते थे, पिक्चर से आपको कन्वर्सेशन बताना था, उसमें ऑडियो नहीं था। और उसके हिसाब से जो सबसे अच्छा एनालाइज करता था उसको एक ग्रुप में, मतलब ऐसे लोगों की एनालिसिस के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से, लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से, मेंटल एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको सिमिलर पूल्स में, सिमिलर ग्रुप में रखा जाता था। और इनका मेन एम क्या था कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बढ़ाने में, मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाने में और एक्यूरेट वर्क इन प्रॉपर टाइम लिमिट, और सही काम करवाने एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, जिससे कि क्या हो, कंपनी को ग्रोथ हो, वेयर एज द वर्कर्स, जिससे कि वर्कर्स को भी ग्रोथ हो। वर्कर्स के लिए भी ये बेनिफिटेड होगा विद जॉब अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंस। जब उनके प्रेफरेंस से उनको जॉब मिलेगी और उनके प्रेफरेंस से उनको सैलरी मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा, बोनस इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो क्या होगा कि वो अपने 2x पे काम करेंगे। जब उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, वो जो काम करना चाहते हैं उनको वो काम मिलेगा, और उनको सैलरी के साथ बोनस और इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे पेज पे ग्रोथ करेंगे। मतलब अब 2x से वो काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। तो ये 2 थियरी हमारी खत्म होती है। अगली थियरी है हमारी स्टेटस विड्रॉल थियरी। ये थियरी हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपनी 2 थियरी पढ़ी। एक थियरी पढ़ी हमने अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बीयरिंग थियरी, जो कि प्रोफेसर नाइट ने दिया था, फ्रैंक नाइट ने दिया था। और उसके बाद दूसरी थियरी पढ़ी हमने थियरी ऑफ ग्रुप लेवल पैटर्न, जो कि फ्रैंक यांग ने दिया था। और अब जैसे इसमें क्या था कि ये इस थियरी का क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, तो इसमें इन्होंने बात की थी सिर्फ स्किल की,
मेंटल एबिलिटी की, इसमें इन्होंने कैपिटल की कोई बात नहीं की, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की, टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं। तो बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अब हम बार बार वही एक ही क्रिटिसिज्म दोहराएं, वो अच्छा नहीं है। तो जो इनका जिस पॉइंट को लेके ये बात की है, वो इनका जिस पे ये थ्योरी दी है उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट जिसका ये जिक्र नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हो जाएगा। तो ये हमारी 2 थ्योरी इस वीडियो में कवर हो जाती हैं। अगले वीडियो में स्टेटस विड्रॉल थ्योरी देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो और आपके लिए हेल्पफुल होते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।